जय हिंद। आइए इस वीडियो हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना पार्ट 2 देखते हैं और समझते हैं कि एनोड किरण का खोज किस प्रकार से हुआ था और एनोड किरण का क्या क्या प्रॉपर्टी है। साथ ही इसमें हम लोग समझेंगे कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है और उसमें कहाँ अशुद्धि पाया गया, क्यों इसको एक सिरे से नकार दिया गया। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड बहुत बड़ा अशुद्धि निकालते हैं जो कि इन्हीं का स्टूडेंट थे। ये सारा बात को वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गोल्डस्टीन को देखिए प्रोटॉन का खोजकर्ता कहा जाता है, रदरफोर्ड को प्रोटॉन का नामांकन करता। ऐसा क्यों, वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। देखिए हम समझाते हैं आपको एनोड किरण का खोज किस प्रकार से हुआ था। एनोड किरण का जो खोज किए थे ना, यही किए थे गोल्डस्टीन। सुनिए, और एनोड किरण को कैनाल किरण क्यों कहते हैं, ये सारा बात हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए। इसके लिए सेटअप देखिए इनका साधारण था। हाई वोल्टेज ले लिए थे, दोनों तरफ से दो तार निकाले थे, धातु के रॉड से जोड़ दिए थे। यहाँ एक ट्यूब लिए थे जिसमें हवा ना के बराबर रहने दिए थे और ये काम किए थे किससे, वैक्यूम पंप के थ्रू, मतलब वहां से हवा निकाल लिए थे। काहे निकाले थे आपको इसके पार्ट 1 वाला वीडियो में हम बढ़िया से समझाएं। अब सुनिए, गोल्डस्टीन जो थे ना बहुत ही होशियार साइंटिस्ट थे। वो दिमाग लगाएं कि कैथोड ट्यूब में जब प्रयोग हो रहा था तो इधर से क्या हुआ था, एनर्जी इस पर पड़ा था और जैसे ही एनर्जी पड़ा था तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, ठीक ना। और ये इलेक्ट्रॉन एक दूगो तो था नहीं, धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और यही धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन रूप ले लिया था किसका, कैथोड किरण का। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर आप कह रहे हैं कि जब कोई चीज पर एनर्जी पड़ता है धातु के मेटल पर तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो एनर्जी सिर्फ इस पर थोड़ी ना पड़ रहा है, एनर्जी तो इधर से जाके इस पर भी पड़ रहा है। तो उधर से कुछ काहे नहीं निकल रहा था। कैथोड ट्यूब में अगर देखिएगा तो हम सिर्फ इधर से आपको बताए थे, उधर से कुछ काहे नहीं निकल रहा है। तो जवाब है कि उधर से भी निकल रहा है। फिर आप सोच रहे होंगे सर अच्छा इधर से भी निकल रहा था तो इधर काहे आप कुछ नहीं दिखाए थे कैथोड ट्यूब में। इसलिए क्योंकि वो यहां से निकल के यहां तक आ नहीं पा रहा था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर आप कहना चाह रहे हैं कि लाइट इस पर पड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला है लेकिन वो यहां तक पहुंच नहीं पाया है। क्या था इसके पीछे वजह, इसके पीछे वजह था ये कैथोड, क्योंकि इस पर खुद नेगेटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को तो धकेलिए दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। और उधर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ध्यान से समझिएगा, उधर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है मतलब क्या, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है और जब वो इधर आ रहा है तो ये कैथोड उसको ढकेल दे रहा है कि भाग उधर, इधर तो हम खुद नेगेटिव चार्ज हैं। नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन करता है। बात समझ में आया कि हम यहां उस समय क्यों नहीं दिखाए थे कि इधर कुछ ग्लो हो रहा है। रही बात आप इसमें कैसे दिखा दीजिएगा तो वो हम कैसे दिखाएंगे समझाते हैं आपको। फिलहाल ये समझ में आया ना कि कैथोड ट्यूब में क्यों इस साइड कुछ हम चमकता हुआ नहीं दिखा रहे थे। वजह यही था, जब ये उच्च वोल्टेज इस पर डाला गया तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ से निकला था, इधर से भी निकला था इलेक्ट्रॉन और इधर से भी, लेकिन इधर वाला इलेक्ट्रॉन उधर चमक पैदा कर रहा था लेकिन उधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर चमक पैदा नहीं कर रहा था। इसके पीछे वजह यही था कि एक तो ये माइनस चार्ज उसको उधर भगा दे रहा था। बात समझ में आ रहा है, माइनस चार्ज क्या कर रहा था, उधर भगा दे रहा था, इसके कारण इधर दिख नहीं रहा था। अब सुनिए कि अब क्या हुआ। जब ये जो थे गोल्डस्टीन वो क्या किए, इसको मतलब क्या कहते हैं, कैथोड में बीच में छोटा छोटा छेद कर दिए। क्या किए, छोटा छोटा छेद कर दिए। आप सोच रहे होंगे सर छोटा छोटा छेद कर देने से क्या होगा, चार्ज तो इस पर नेगेटिव है ही ना है, छेद कीजिए या कुछ हो कीजिए तो उधर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको तो इन्हें भगाइए देगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, उधर से इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको तो भगाइए देगा। लेकिन सोच के देखिए अगर उधर से कोई पॉजिटिव चीज आवे, क्या आवे, पॉजिटिव चीज, तो नहीं लग रहा सर उसको आसानी से ही खींच लेगा, मतलब इधर ले लाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर ये पॉजिटिव चीज जो है इसमें इस धातु के मेटल को भेदने का क्षमता नहीं रहे, मतलब प्रोटॉन जो है, अभी तो हम लोग को पता है कि उधर से प्रोटॉन निकलेगा लेकिन उस समय थोड़ी ना पता था, इधर से जो आएगा उसका भेदन क्षमता अधिक होना चाहिए, तभी तो आप ये धातु के मेटल को भेद पाएगा। आपके मन में फिर यहां एक सवाल जन्म लेना चाहिए कि सर आप कहना चाहते हैं कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन गया है उसका भेदन क्षमता ज्यादा है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का भेदन क्षमता प्रोटॉन से ज्यादा होता है। इसके कारण इसमें ये जो आपका एनोड था उसमें छेद नहीं किया गया था, लेकिन यहां देखिए कैथोड में छेद करना पड़ा क्योंकि उधर से जो आएगा वो प्रोटॉन आएगा और ये प्रोटॉन बनेगा उस गैस से जो अंदर में भरा है, वो हम आपको समझाएंगे कि कैसे करके वो टूटेगा। इतना कहानी समझ में आया आपको कि किस तरीके से ये प्रयोग को अंजाम दिया गया था, इसको छेद क्यों किया गया था। छेद इसमें इसलिए किया गया था कि उधर से जो आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो उन्हें आ ही नहीं पाएगा क्योंकि इस पर खुद नेगेटिव चार्ज है, जाएगा उसको लतिया के भागा देगा कि भागते हो कि नहीं, यहां से हम यहाँ खुद नेगेटिव चार्ज हैं।
बात समझ में आ रहा है? तो उधर से इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो रही बात आएगा कौन, तो आएगा प्रोटॉन। और प्रोटॉन का भेदन क्षमता कम है, प्रोटॉन का क्या है, भेदन क्षमता कम है, इसका मतलब ये इसको भेद नहीं पाएगा। गोल्डस्टीन दिमाग लगाएं, क्या किए, इसी को हॉल में बदल दिए, किसको, ये कैथोड जो था उसको छिद्रदार कैथोड बना दिए, मतलब बीचा बीचा में छेद कर दिए कि उधर से जे आएगा ना उसका भेदन क्षमता अगर कम हो रहा तो वो इसमें घुस के निकल जाएगा, मतलब इधर टकरा जाएगा। नहीं लगता सर, बड़ा जीनियस साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। तो बिल्कुल हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया दिमाग लगाए वो कि उधर से जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उधर से आएगा नहीं, इसका मतलब कोई दोसर कोई आएगा, लेकिन अगर उसका भेदन क्षमता कम निकला तो ससुरा इसको भेद नहीं पाएगा, तो उससे बढ़िया पहले इसमें हॉल कर दो, हॉल के थ्रू निकल के इधर टकराएगा। इधर देखिएगा तो रेड ग्लू बना रहा है। अब सुनिए कि इसमें किस तरीके से यहाँ प्रोटॉन को निकाला गया था, उससे प्रोटॉन नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं सोचिएगा सर ई प्लस वाला से प्रोटॉन निकल गया, तो जवाब है बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं हुआ था। आप सोच रहे हैं सर हुआ था क्या, ये बताइए, तो सुनिए क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये कहानी समझ में आ गया ना कि इसको हॉल क्यों किया गया था। अब सुनिए, बीच में इसमें भरा गया था हाइड्रोजन गैस। कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, इधर से हाई वोल्टेज आया और इसको क्या किया, हिट किया, किसको, हाइड्रोजन को, इसको दो भाग में तोड़ दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब था गैस जो होता है अणु के रूप में पाया जाता है, इसको कन्वर्ट कर दिया परमाणु के रूप में। जब तक इस ससुरा समझ पाता हाइड्रोजन कि हमको के पीटा है, मतलब हमको के दो भाग में तोड़ा है, तब तक इसको भी एनर्जी आके हिट करता है और इसको भी दो भाग में तोड़ देता है, H+ में और प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, इसको भी H+ में और प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में। नहीं लग रहा सर, H+ को ही तो हम प्रोटॉन कहते हैं। अम्ल क्षार वाला में आप पढ़े होंगे कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है या अम्ल जल में घुलकर प्रोटॉन देता है। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये है, H+ लिखें तो वो निकल गया है, मतलब इसका नेचर पूरे पॉजिटिव है और यही आगे जाके प्रोटॉन का नाम, प्रोटॉन का रूप लेगा, जो रदरफोर्ड समझाते हैं। गोल्डस्टीन ये बात को नहीं समझा पाते हैं कि H+ को ही प्रोटीन है, बस वो इतना कहते हैं कि उधर से भी एक किरण आया है और वो किरण धनात्मक किरण है। वो किरण कैसा है, धनात्मक किरण है, और वही धनात्मक किरण को कहते हैं कि चूंकि ये एनोड से निकल रहा है इसीलिए वो एनोड किरण है। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आप इसको तोड़वे कि यही किरण कैसे बन गया, तो सुनिए कैसे किरण बन गया। देखिए H+ टूट गया है, क्या लगता है H+ एक दूगो होगा कि बहुत सारा, गैस इसमें भरा गया तो बहुत सारा H+ होगा, तो यही H+, फिर H+, फिर H+, फिर H+ एक रे का रूप ले लेगा और यही किरण को हम कहते हैं क्या कहते हैं, केनाल किरण या फिर एनोड किरण। केनाल किरण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुरंग से पास करेगा। केनाल मतलब होता है सुरंग, तो नहीं लग रहा सर ये भी तो छेद से पास कर रहा है, इसीलिए केनाल किरण। चूंकि एनोड के कारण ये निर्मित हो रहा है, इसी के कारण इसको कहते हैं कैसा किरण, तो एनोड किरण। दोनों बात समझ में आया कि किस तरीके से एनोड किरण का खोज हुआ था। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं तेजी में, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हाई वोल्टेज पर अप्लाई किया गया तो हाइड्रोजन को क्या किया, दो भाग में तोड़ दिया, H और H में। फिर इस पर हीट किया गया तो ये H+ और 1 इलेक्ट्रॉन में टूट गया और ये H+, बहुत सारा धाराधारी मतलब स्ट्रीम के रूप में गुजरा, ये मतलब बहुत तेजी से, कोई भी चीज बहुत तेजी से गुजरता है तो वो एक किरण का रूप ले लेता है। इसका उदाहरण आप रेलगाड़ी से समझिए। रेलगाड़ी बीच में देखिएगा तो हल्का सा गैप रहता है, नीचे ज्वाइंट रहता है, लेकिन ऊपर देखिएगा तो गैप रहता है। जब रेलगाड़ी रुकी रहती है तो गैप हमको बढ़िया से दिखता है, लेकिन जब रेलगाड़ी बहुत स्पीड चलता है तो वो गैप आपको नहीं दिखेगा। बात समझ में आया, ये H+ है, ये H+ है, रुकल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार इसको एनर्जी मिलते जा रहा, लगातार इसको एनर्जी मिलते जा रहा, तो ये एक किरण का रूप ले लेगा और यही किरण को हम कहते हैं एनोड किरण या फिर केनाल किरण। एनोड किरण इसलिए क्योंकि एनोड की ओर से ट्रेवल किया है, और केनाल किरण इसलिए क्योंकि ये केनाल से गुजरा है, मतलब छेद से गुजरा है, सुरंग से। और यही किरण जब इधर आ रहा था तो इधर देखिए कैसा चमक पैदा कर दे रहा है, रेड ग्लो। यहाँ जब अलग अलग गैस लिया गया तो इसका कलर बदलते गया। यहाँ हाइड्रोजन की जगह मान के चलो नाइट्रोजन ले लिया गया तो यहाँ कलर बदल जा रहा था, यहाँ ऑक्सीजन ले रहा था तो यहाँ कलर बदल ले रहा था। जब वो प्रयोग कर रहे थे गोल्डस्टीन तो वहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस का यूज किए थे। कहानी कुछ समझ में आया एनोड किरण का? हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एनोड किरण सर कुछ भी नहीं है, मतलब H+ का ये बना होता है। हालांकि उस समय ये H+ नहीं बोलते हैं, ये
ये बस बोलते हैं कि एनोड किरण एक धनात्मक कण का बना हुआ है, छोटा छोटा टुकड़ा का बना हुआ है, और रदरफोर्ड यही टुकड़ा को आगे चल के कहते हैं कि ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन। अब समझ में आया कि गोल्डस्टीन को क्यों प्रोटॉन का खोजकर्ता कहा जाता है और रदरफोर्ड को क्यों प्रोटॉन का नामांकन करने का श्रेय दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक सटीक उदाहरण आपको देखिए, हम देते हैं, समझ में आ जाएगा। हम लोगों को जन्म कौन देती है? माँ देती है, लेकिन हर किसी का नाम अलग अलग व्यक्ति रखती है। किसी का बुआ रखती है नाम, किसी का चाचा रखते हैं, किसी का नानी रखते हैं, किसी का नाना रखते हैं। तो उसी तरीके से ये है, प्रोटॉन को जन्म दिए हैं ये गोल्डस्टीन, मतलब उसका खोज किए हैं, लेकिन उसको नाम दिए हैं रदरफोर्ड। क्लियर? दोनों क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किया है और उसका नामांकन कौन किया है। तो नामांकन किए हैं रदरफोर्ड और खोज किए हैं गोल्डस्टीन, और खोज यही प्रोसेस से हुआ है। यही H+ जो है गोल्डस्टीन, इसको धनात्मक कण कहते हैं, या बोलते हैं कि एनोड किरण धनात्मक कणों से बना हुआ है। रदरफोर्ड आगे जाके कहते हैं कि नहीं, यह धनात्मक कण प्रोटॉन है। क्लियर? कि इसमें कैसे करके खोज हुआ था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अथी पर, प्रयोग पर, कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। जनरली कैथोड से उल्टा प्रॉपर्टी होगा, लेकिन एक दो जगह ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहीं पे कैथोड ट्यूब में जब गैस का मान बदल रहा था तो इसका ग्लो सेम था, मतलब बदल नहीं रहा था, निर्भर नहीं कर रहा था इस पर। लेकिन इसमें जब गैस बदलिएगा तो इसका प्रॉपर्टी बदलने लगेगा। क्लियर ना? खास करके विशिष्ट आवेश और ये चमक दोनों। देखते हैं हम लोग आगे इसके प्रॉपर्टी को। देखिए पहला प्रॉपर्टी है कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। आप सोच रहे हैं सर पता कैसे चला? नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ क्या किया, पैडल रख दिया, उधर से जब निकाला गया एनोड रे को तो यहाँ क्या हुआ, परछाई बनने लगा। और बताइए परछाई कब बनता है? जब कोई चीज सीधे ट्रेवल करता है। इसका मतलब कि ये एनोड रे जो होता है या फिर कैनाल रे जो होता है वो कैसे ट्रेवल करता है? सीधे। कैसे पता चला? पोडल रखा गया और उसका क्या हुआ, शैडो बनने लगा। शैडो तभी बन सकता है जब कोई चीज सीधे ट्रेवल करे। सीधे ट्रेवल नहीं करेगा तो शैडो नहीं बनेगा। ये सब आपको बढ़िया से पार्ट 1 वाला वीडियो से समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, कैथोड किरण के पास द्रव्यमान भी होता है। आप सोच रहे हैं पता कैसे चला? पता इसलिए इस तरीके से चला कि उधर से जब इस पर मारा गया तो ये मतलब पोडल पर, तो ये क्या हुआ, मूव करने लगा, रोटेट करने लगा। और जैसे ही रोटेट करना शुरू किया तो रोटेट करने के लिए बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाने के लिए दो चीज चाहिए, द्रव्यमान और त्वरण। त्वरण उधर से वेग से आ रहा है तो त्वरण तो उसमें होगा ही, इसका मतलब इसमें द्रव्यमान भी है, तभी तो इस पर बल लगा दे रहा है। तो इधर से जो एनोड किरण आ रहा है उसमें क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। तीसरा देखते हैं, कहता यह विद्युतीय क्षेत्र में ऋण आवेश की ओर मुड़ जाता है, अर्थात इस पर धन आवेश से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया उसके बाद गुजारा गया इसको एनोड किरण को, तो देखा कि सब माइनस धने मुड़ गया। सब माइनस धने कब मुड़ सकता है? जब इस पर प्लस चार्ज रहे, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है। वही काम देखिए यहां हो रहा है, प्लस माइनस क्या किया, खींच लिया इधर। तो यहां से पता चल गया था कि एनोड किरण पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। क्लियर? एनोड किरण या फिर कैनाल किरण बोल सकते हैं, क्योंकि ये सुरंग से गुजरा है, इसके कारण क्या बोलते हैं इसको, कैनाल किरण। या फिर यहाँ छिद्रदार कैथोड लिया गया है तो बोलेगा कैनाल किरण पर कैसा चार्ज होता है, तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए अगला देखते हैं, कहता है यह चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होता है। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से भी गुजारा गया तो ये देखिए क्या हो रहा है, डेविएट कर जा रहा है। तो ये भी इसका प्रॉपर्टी हो गया। अगला क्वेश्चन सुनिए, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। खूब बढ़िया से आपको हम पार्ट 1 वाला में समझा दिए थे कि फोटोग्राफिक प्लेट को किस तरीके से ये इफेक्ट करता है। क्लियर ना? तो ये थी कौन, कैथोड किरण, ये भी इफेक्ट करता है, एनोड किरण भी। चलिए अगला देखते हैं, कहता है इसका मान इसका विशिष्ट आवेश का जो मान होता है कैथोड नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करता है। आपके मन में बड़ा सवाल पैदा होना चाहिए कि सर आप तो बताए थे कैथोड किरण में कि इसका जो मान होता है वो अंदर में जो गैस होता है उस पर निर्भर नहीं करता है, तो फिर इसमें क्यों निर्भर करता है? ऐसा क्या हो गया कि इसमें निर्भर करने लगा? तो सुनिए, विशिष्ट आवेश निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक आवेश और दूसरा द्रव्यमान। जानते हैं धनात्मक कण का बना हुआ है एनोड रे, तो एनोड रे का द्रव्यमान आवेश पता चल चुका था कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, लेकिन द्रव्यमान के बारे में किसी को पता नहीं था।
कि ये जो गोल्डस्टीन बोले हैं कि एनोड किरण छोटे छोटे धनात्मक टुकड़ों का बना हुआ है, उसका वजन क्या है, लेकिन विशिष्ट आवेश निकालना था। तो बोला कि एक काम करो ना, वो जो बना है किससे बना है, गैस से बना है, ये वाला से H2 से ही ना बना था, ये दो भाग में टूटा था, H और H में, और फिर ही टूटा था H+ और एक इलेक्ट्रॉन में। बोला कि इसका दे दो द्रव्यमान, जो द्रव्यमान इसका होगा वही द्रव्यमान यहां दे दिया। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन आयन बोलिए या हाइड्रोजन परमाणु बोलिए, दोनों का वजन सेम होता है, तो यहां एक दे दिया। एक मतलब हम बता रहे हैं। फिर सोचिए कि सर अगर हाइड्रोजन के जगह नाइट्रोजन रहता तो यहां नाइट्रोजन का वजन जाता, नाइट्रोजन के जगह ऑक्सीजन रहता तो यहां ऑक्सीजन का वजन जाता। आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि सर आप कहना चाहते हैं कि यहां हाइड्रोजन देंगे तो परिणाम कुछ आएगा, नाइट्रोजन देंगे तो परिणाम कुछ आएगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कुछ होता है तो परिणाम कुछ आएगा। मतलब हर बार इसका जो विशिष्ट आवेश होगा एनोड किरण का वो बदल जाएगा। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं कि एनोड किरण का जो विशिष्ट आवेश है ना, ये निर्भर करता है कि अंदर में कौन सा गैस है, क्योंकि हर गैस का वजन अलग अलग होता है। बात समझ में आया? इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एनोड किरण का जो विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है, वो अंदर में गैस पर निर्भर करता है, जबकि कैथोड किरण का जो विशिष्ट आवेश है वो निर्भर नहीं करता है। किस पर? गैस की प्रकृति पर। और ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है इसका, ध्यान रखिएगा कि एनोड किरण का विशिष्ट आवेश अंदर में जो गैस है उस पर निर्भर करता है। गैस बदलिएगा तो विशिष्ट आवेश का वैल्यू बदल जाएगा, जबकि उसमें अगर याद कीजिए कैथोड किरण, तो कैथोड किरण कुछ और नहीं था, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बना हुआ था। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दीजिए और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे दीजिए, दोनों फिक्स है। लेकिन उस समय तक प्रोटॉन का खोज, द्रव्यमान का खोज ही नहीं हुआ था, इस वजह से प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं दिया गया। दिया गया क्या? एनोड किरण का द्रव्यमान, जिससे एनोड किरण बना था। और एनोड किरण बनाया गया था किससे? H+ से। अगर एनोड किरण ऑक्सीजन से बनाया गया तो यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान रखाएगा। अगर एनोड किरण नाइट्रोजन से बनाया गया तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ रखाएगा। तो अलग अलग जब यहाँ वजन देंगे तो अलग अलग विशिष्ट आवेश निकलेगा, और अलग अलग विशिष्ट आवेश निकलेगा। तो इसी को तो हम कहेंगे कि ये विशिष्ट आवेश निर्भर करता है अंदर वाला गैस पर। यहां तक का कहानी समझ में आ गया खूब बढ़िया से आपको कि एनोड किरण का खोज किस तरीके से हुआ था, गोल्डस्टीन इसमें क्या किए थे। तो बस एक चेंज किए थे, उसमें ये जो था आपका छिद्रदार कैथोड का प्रयोग किए थे। और क्यों गोल्डस्टीन को ये प्रोटॉन का खोजकर्ता कहा जाता है और रदरफोर्ड को प्रोटॉन का नामांकन करता कहा जाता है। यहां तक का कहानी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं जे थॉमसन मॉडल को कि ये किस तरीके से क्या आके बोलते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट में खलबली मच जाता है। सुनिए, ये भाई साहब हैं, देखिए जे थॉमसन टीचिंग कराने का काम करते थे, प्रोफेसर थे। इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिए थे, इलेक्ट्रॉन का सारा प्रॉपर्टी बताए थे, कैथोड किरण का सारा प्रॉपर्टी बताए थे। हालांकि स्टूडेंट का भी इनके मतलब प्रैक्टिकल में योगदान था, ठीक ना, लेकिन हेड तो एक तरीके से मान के चलिए यही थे। दुनिया में इनका बड़ा नाम चल रहा था। एक दिन आके क्या कहते हैं जानते हैं अपने स्टूडेंट से कि सुनो ना, हम परमाणु को देख लिए हैं। परमाणु माने क्या? सबसे छोटा चीज। और उसको ही बोल रहे हैं क्या? अपना स्टूडेंट को। मतलब लैब में गए एक दिन, सब इनका जो भी स्टूडेंट था सब प्रैक्टिकल कर रहा था अलग अलग चीजों पर। ये सबको बुलाएं, बोले कि हम एटम को देख लिए हैं। सब चौंक गया कि क्या बात करते हैं गुरुजी, एटम को आप कैसे देख लिए? तो बोले अरे हम देख लिए हैं बस। तो सब पूछा कि अच्छा ठीक है, आप देखिए लिए भाई, तो बताइए कैसा दिखता है? चौखुट है, गोल है, हाथी नियर है, बस नियर है, कैसा होता है आइटम? तो बोले औसन कुछ नहीं होता, आइटम गोल होता है। क्या बोले? आइटम गोल होता है। मतलब परमाणु जो आंख से दिखता उगता नहीं है, मतलब ना के बराबर होता है, उसका साइज ये बता रहे हैं, शेप बता रहे हैं कि कैसा होता है, तो गोल होता है। क्या बोल रहे हैं जे थॉमसन? सब स्टूडेंट को लगा कि गुरुजी बड़ा बढ़िया बढ़िया बात बता रहा, और कुछ बताइए परमाणु के बारे में। तो देखो बारी बारी से 3-4 को बात बोलते हैं अपना मॉडल में कि परमाणु ये है, परमाणु वो है। इस तरीके से जो समझाते हैं वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जे थॉमसन क्या बोले समझ में आया ना? ये गए स्टूडेंट को बोलो कि हम परमाणु को देख लिए हैं। तो सब बोला बताइए कैसे देखे हैं, कैसा दिखता है? तो बोले कि परमाणु गोल दिखता है। बोला और कुछ बताइए परमाणु के बारे में। तो ये बड़ा बढ़िया ढंग से मतलब प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब डेली लाइफ का उदाहरण देते हैं। ये तरबूज का उदाहरण देते हैं, प्लम पुडिंग का उदाहरण देते हैं, रेजिन पुडिंग का उदाहरण देते हैं। इनके मॉडल का 3 नाम है।
ये थी जे थॉमसन का परमाणु मॉडल तो है ही, इन्हीं के मॉडल को तारबूज मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये तारबूज का एग्जाम्पल लेके अपने स्टूडेंट को समझाए थे एटम के बारे में। सोच के देखिए कितना जीनियस साइंटिस्ट रहे होंगे, एटम का तुलना तारबूज से कर दे रहे हैं। कोई चीज का तुलना होने के बाद थोड़ा समझना आसान हो जाता है, बुझाया? तो यही अपना स्टूडेंट को समझाते हैं तारबूज का एग्जाम्पल लेके, और यही इनका एक अलग नाम पड़ जाता है जे थॉमसन का तारबूज मॉडल, बुझाया? तरबूज मॉडल से नहीं समझता है तो प्लम और पुडिंग मॉडल से समझाते हैं कि खोवा में जिस तरीके से किशमिश हम डाल देते हैं ऊपर से, उसी तरीके से परमाणु भी होता है, तो उसी को कहा जाता है प्लम एंड पुडिंग मॉडल, बुझाया? एक उदाहरण और लेते हैं, रेजिन एंड पुडिंग, मतलब वहां किशमिश जिस तरीके से डाला रहता है उसी को हम कहते हैं क्या, रेजिन एंड पुडिंग मॉडल। तो इनके मॉडल का 3 नाम होता है, तरबूज मॉडल, प्लम एंड पुडिंग मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल। तीनों का चर्चा एनसीईआरटी में आपका किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब सुनिए कि ये बोल क्या रहे हैं, कौन, जे थॉमसन, परमाणु के बारे में, जो आंख से सही ढंग से दिखता भी नहीं है, और ये भाई साहब आके बोल रहे हैं कि परमाणु को हम देखे हैं, परमाणु ऐसा है। क्योंकि उस समय उनका समय था, कहा जाता है कि जब आपका समय ठीक चल रहा होता तो कोई कुछ नहीं करता, जब समय गड़बड़ाता है तो गूंगा भी बोलने लगता है और अंधा भी देखने लगता है। तो उस समय ये अपने चरम सीमा पर थे, कौन, जे थॉमसन। किसी को कुछ बोलने का हिम्मत पटा नहीं, हालांकि बाद में रदरफोर्ड गलती, इनके सिद्धांत को गलत करते हैं, लेकिन पहले सिद्धांत समझते हैं कि इनका सिद्धांत था क्या। तो ये देखिए बोल रहे हैं जे थॉमसन, जब इनसे पूछा गया कि परमाणु के बारे में और कुछ बताइए भाई, तो ये कह रहे हैं कि परमाणु ना पूरे पॉजिटिव होता, मतलब परमाणु को आप एक गोला मान लीजिए जिस पर हर जगह प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज, हर जगह प्लस चार्ज है, इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि परमाणु को आप एक गोला मान लीजिए जिस पर हर जगह प्लस चार्ज है और बीच में कहीं कहीं नेगेटिव है, जो हम खोजे हैं इलेक्ट्रॉन को। जब इनसे स्टूडेंट पूछा कि आप बताए थे कि परमाणु के अंदर में होता है ये क्या कहते हैं, छोटा छोटा चीज इलेक्ट्रॉन जिसका हम खोज किए हैं, तो वो कने रहता है, तो बोले उसमें इसी तरीके से जहां तहां पड़ल रहता है। और जो धनात्मक कण का खोज किए थे गोल्डस्टीन, वो भी परमाणु से निकला था, तो वो बोले थे कि पूरा जो एक परमाणु होता है वो थी बना होता है किसका, पॉजिटिव धनात्मक कण का, और बीच में जहां तहां इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि ये बहुत हाई स्टैंडर्ड बात कर रहे थे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तब ये साधारण सा एग्जाम्पल लिए कि भैया तारबूज देखे हो ना, तारबूज में जिस तरीके से लाल वाला पोर्शन होता है जिसको खाया जाता है उसको मान लीजिए धनात्मक भाग। कैसा भाग, धनात्मक भाग, और उसमें जो बिच्चा रहता है छोटा छोटा बीज, उसको मान लो तुम इलेक्ट्रॉन। मतलब पूरा तारबूज को तुम एक परमाणु मानो जिसमें अधिकांश हिस्सा लाल वाला होता है, उसी तरीके से अधिकांश हिस्सा परमाणु में पॉजिटिव का होता है। ये पूरा जो लाल वाला पोर्शन दिख रहा है पॉजिटिव है, और बीच में जैसे जैसे इसमें बीज रहता है वैसी इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। सबको तुरंत भर में समझ में आ गया, क्योंकि ये देखने था। सबको लगा ओ आप कहना चाह रहे हैं कि तारबूज वाला जो लाल हिस्सा होता है वो धनात्मक भाग है और बीच में जो बीज होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन बोले हाँ हम यह कहना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल और लिए, देखिए कि जिस तरीके से पुडिंग में प्लम रहता है, ये देखिए पूरा लाल वाला हिस्सा आपका पुडिंग है और ये देखिए प्लम है, छोटा छोटा जो बीज में थी बीज की तरह धसा हुआ। उसी तरीके से ये पूरा लाल वाला हिस्सा को मतलब पुडिंग को तुम मान लो पॉजिटिव और ये छोटा छोटा जो प्लम है इसको मान लो तुम नेगेटिव। एक उदाहरण इधर भी दिए कि जिस तरीके से खोवा आर में ऊपर से किशमिश या चिनिया बादाम डाल देते हैं जहां तहां ताकि अच्छा लगे देखने में, उसी तरीके से आइटम होता है। आइटम को तुम पूरा खोवा मानो और बीच में इलेक्ट्रॉन जहां तहां धसा दो। सबको लगा हाँ बात तो सही है बोले। तो यही देखिए इनका पहला स्टेटमेंट था जे थॉमसन के मॉडल का। कहता है कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, मतलब पूरे परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है। परमाणु एक गोला की तरह है और उस पर कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। हर जगह देखिए पॉजिटिव चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं और उसी में इलेक्ट्रॉन जहां तहां पड़ल रहता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं था कुछ इनके थी सब के बारे में, तो लोगों बोला ठीक है भाई बोलिए जो बोलना है। सब मान लिया कि ठीक है आपका बात मान लिए हम कि परमाणु एक गोला होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है और उसमें जहां तहां इलेक्ट्रॉन पड़ल रहता है। बोला और कुछ बताइए, तो जानते हैं कि बोले कि जानते हो वो जो मेरा पॉजिटिव वाला है ना जो खोज किए हैं गोल्डस्टीन,
और ये नेगेटिव वाला, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अभी के भाषा में, लेकिन उस समय प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था। तो ये बोले कि धनात्मक भाग और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ऋणात्मक भाग दोनों बराबर होता है। सबको थोड़ा सा शंका पैदा हो गया कि सर अभी तुरंत आप बताए थे कि लाल वाला हिस्सा को पॉजिटिव मानो और हमारा ई वाला हिस्सा को नेगेटिव मानो, मतलब इलेक्ट्रॉन मानो। क्या मानो? इलेक्ट्रॉन। तो एक तारबूज में जितना बीज होता है उतना लाल हिस्सा थोड़ी होता है। सोच के देखिए आप ही, एक तारबूज में जितना खाने वाला हिस्सा लाल होता है क्या उतना बीज होता है? बीज तो उसमें गिनल चुनल होता है और खाने वाला हिस्सा पूरा होता है। जबकि आप कह रहे हैं कि दोनों का मान समान होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतने नेगेटिव होता है। यहीं पे देखिए वो हल्का थोड़ा बहुत उनको हिंट मिलना चाहिए, हालांकि बात सही है लेकिन लॉजिक वो गलत दे रहे हैं। लॉजिक तुलना कर रहे हैं किसे? तारबूज से, कि तारबूज में जिस तरीके से लाल वाला भाग है परमाणु में प्लस वाला भाग है, तारबूज में जिस तरीके से बीज है छोटका छोटका परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। तो क्या तारबूज में जितना लाल वाला हिस्सा होता है उतने बीज होता है? तो जवाब है नहीं। अब परमाणु में आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है, अब बिल्कुल भी होता है, आगे जाके ये सत्यापित भी हुआ, लेकिन उस समय इनका बात लोगों को हजम नहीं हुआ कि आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा आपका बात मानियो ले तो तारबूज वाला उदाहरण हटा दीजिए। तारबूज को से आप क्यों समझा रहे हैं कि तारबूज में जो लाल वाला हिस्सा होता है उसको तुम परमाणु धनात्मक भाग मानो, बीज जो होता है उसको तुम इलेक्ट्रॉन मानो। तो वैसा जो आपका सिद्धांत तो गलत हो जा रहा है कि परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, तारबूज में तो वैसा नहीं है। यहीं से लोगों को थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हुआ कि कुछ गलत डायरेक्शन में गुरुजी जा रहे हैं। कौन? जे थॉमसन और रदरफोर्ड बाद में साबित भी कर देते हैं कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपका एक दो बात निठा गलत है। बात समझ में आया? तो इनका दूसरा बात क्या था कि एक परमाणु में जितना धनात्मक भाग होता है उतने ऋणात्मक भाग होता है, मतलब दोनों बराबर होता है। वही यहां देखिए बोल रहा है कि परमाणु में धन आवेशित और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? समान होता है। रियल में भी समान होता है, आप लोग पढ़े होंगे। Z बराबर P बराबर होता है क्या? E। जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। लेकिन उस समय प्रोटॉन का खोज हुआ नहीं था तो धनात्मक भाग बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बोल रहे हैं कि परमाणु उदासीन होता है, मतलब पूरे परमाणु को अगर आप लीजिएगा ना तो उस पर उदासीन होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। सब बोला क्या है? तो बोले कि इसलिए कि हम बोले हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मान बराबर है, और जब दोनों का मान बराबर है तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे का दुश्मन है। जैसे अम्ल और क्षार एक दूसरे का दुश्मन है, बात समझ में आया? उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उदासीन कर देगा। तो तीसरा स्टेटमेंट इनका यही था कि परमाणु उदासीन होता है। तीनों स्टेटमेंट इनका समझ में आ गया। पहला स्टेटमेंट इनका क्या था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है, उसमें जहां तहां इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि परमाणु में जितना धनात्मक भाग होता है उतने ऋणात्मक भाग होता है, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि चूंकि दोनों बराबर है इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। बोल रहे हैं बिल्कुल गलत, हम समझ रहे हैं आपका फीलिंग, लेकिन सोचिए ना भैया, ये उस समय बोल रहे हैं जिस समय किसी को कुछ पता ही नहीं था। बात समझ में आ रहा? उस समय ये एक एटॉमिक मॉडल के बारे में सोच रहे हैं। इनसे 10 गुना बढ़िया है जे रदरफोर्ड का मॉडल, और उनसे 1000 गुना बढ़िया है नील्स बोर का मॉडल। लेकिन वो बहुत आगे आके बोलते हैं, ये बहुत पहले बोल रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं देखिए 1897 ईस्वी में। उस समय इतना बताना बहुत बड़ी बात थी जो ये बोल रहे हैं। कौन? जे थॉमसन, कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, उसमें इलेक्ट्रॉन जहां तहां रहता है, परमाणु में जितना धनात्मक भाग होता है उतने ऋणात्मक भाग होता है। उदाहरण ये तारबूज वाला दे रहे हैं। तीसरा कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। यहां तक कहानी आपको समझ में आया? अब इनका गलती देखते हैं कि ये बज कहां गए, ऐसा क्या बोले जो आगे जाके इन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड द्वारा गलत साबित कर दिया गया। वही बात को हम पढ़ेंगे ये इनके परमाणु मॉडल के दोष में, कि इनमें ऐसा क्या बोले थे जो गलत था। तो देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं पहले, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए कि बोले क्या है। तो ये देखिए क्या किए हैं रदरफोर्ड,
ये एक्सपेरिमेंट करते हैं रदरफोर्ड। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में हम डिटेल आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ है जे थॉमसन के मॉडल को समझना, तो उस पर आप फोकस रहिए। नॉर्मल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अल्फा किरण प्रयोग क्या था। ऐसे समझिए, ये एक आइटम है। क्या है? एक आइटम है जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। आइटम क्या था? गोल था। और वो क्या बोले थे जे थॉमसन कि आइटम पर पूरे पर प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और साथ ही साथ बोले थे कि जहां तहां इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब नेगेटिव चार्ज रहता है। इस तरीके से जहां तहां क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज। ये मतलब एज्यूम किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। सोच के देखिए आप कि सर अगर इस पर पॉजिटिव चीज कुछ जाएगा, क्या जाएगा? पॉजिटिव चीज। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को भागाता है, एक दूसरे से दूर भागता है, रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षण होता है। ये तो बेसिक बात है, इतना आप जानते होंगे आवेश के बारे में, कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, दूर भागता है। पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को नजदीक खींचता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। सोच के देखिए जरा सा कि जे थॉमसन के अकॉर्डिंग ये एक एटम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जहां तहां इलेक्ट्रॉन है, हम बना दिए हैं। अगर इस पर पॉजिटिव चीज डाला जाए तो या तो एटम को भाग जाना चाहिए या तो ई भाग जाना चाहिए। कौन? जो इस पर पॉजिटिव चीज जा रहा है। यही एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते हैं रदरफोर्ड। एटम यहां ले लिए एगो और इस पर मारे हैं पॉजिटिव चीज। पॉजिटिव का मतलब यहां अल्फा कण। पॉजिटिव का मतलब क्या? अल्फा कण। अल्फा कण के बारे में हम हल्का सा समझा देते हैं। अल्फा कण जो बनता है ना, वो बनता है He++ से। मतलब हीलियम परमाणु का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। He++ का मतलब क्या हुआ? हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तभी तो दो चार्ज पैदा हुआ है। प्लस चार्ज कब पैदा होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है। जैसे Na+, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। ये Mg2+, मतलब मैग्नीशियम, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। उसी तरीके से He++, मतलब हीलियम का परमाणु संख्या दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब ये ऐसा रूप ले लिया। जानते हैं भैया, इसी को कहा जाता है अल्फा कण। क्या कहा जाता है? अल्फा कण। 12th बिहार बोर्ड में ये फिजिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हीलियम का नाभिक, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नाभिक बचा है, तो पूछा था कि हीलियम का नाभिक किसके समान होता है? अल्फा कण के समान, बीटा कण के समान कि गामा कण के समान? तो ध्यान रखिएगा, अल्फा कण के समान होता है। क्लियर? चलिए, तो नहीं लगता सर आप कहना चाह रहे हैं कि हीलियम He++ पर प्लस चार्ज है तो ये अल्फा कण पर भी प्लस चार्ज होगा? तो हाँ, सही सोच रहे हैं। अल्फा कण देखिए धड़ल्ले से एक परमाणु पर डाले हैं। कौन? रदरफोर्ड। नियमानुसार क्या होना चाहिए? जे थॉमसन के अकॉर्डिंग या तो एटम को भाग जाना चाहिए या तो इसको भाग जाना चाहिए। कारण सेम प्रकार का आवेश है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो दोनों में रिपल्सन होना चाहिए। लेकिन जानते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप सोच रहे होंगे सर क्या हुआ? तो देखिए क्या हुआ। इधर से जो आया ना सीधे निकल गया, ई जो आया ये भी सीधे निकल गया, ये हल्का सा डेविएट किया और ये भी हल्का सा डेविएट किया, और जो ऐसे दिया बीच में गया था वो ऐसे आ गया। कहने का मतलब ना आइटम भागा ना ये भागा, ससुरा आधा से बेसी तो पार कर गया, कुछ हल्का सा लौट गया। मतलब ऐसे दिया जो जा रहा था एकदम सीधे पार कर जा रहा था। इस तरीके से बीचा से जो जा रहा था हल्का सा मुड़ा, मतलब कुछ इन्हें भाग गया कुछ इन्हें भाग गया, और जो एकदम सीधा एकदम बीचों बीच गया वो जैसे गया था वैसे आ गया। ये काम जब किए ना ये कौन? रदरफोर्ड, तो इनके मन में शंका पैदा हुआ कि जे थॉमसन जो उनके टीचर थे, उनको लगा थी रदरफोर्ड को कि पक्का ही गलत बोल रहे हैं। हम जब He+ मार रहे हैं अल्फा किरण इस पर परमाणु पर, तो देख रहे हैं ससुरा सभी अल्फा कण पार कर जा रहा है, कुछ मुड़ रहा है, एगो सीधे होने निकल जा रहा है। जबकि जे थॉमसन का मॉडल अगर हम सही माने, मतलब गुरुजी का बात अगर हम सही माने, तो एटम को भाग जाना चाहिए या तो अल्फा किरण को ने भाग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। रदरफोर्ड को लगा कि गुरुजी आप अब बच गए हैं, और जे थॉमसन को जाके देखिए किस तरीके से समझाते हैं। ये बड़ा मजेदार अंदाज में पूछते हैं। जे थॉमसन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि
सर आप क्या बताएं? तो जे थॉमसन बोले कि बहुत पीटेंगे तुमको, नहीं बताए हैं कि परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव होता है उतने नेगेटिव होता है, परमाणु उदासीन होता है। रदरफोर्ड बोले वो सब तो सही है, अच्छा देखिए हम एगो छोटा सा प्रयोग किए हैं, ये परमाणु पॉजिटिव है, इस पर हम पॉजिटिव चीज डाले हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो जे थॉमसन बोले कि अरे होना क्या चाहिए, आइटम भाग जाएगा ये तो वो भाग जाएगा। जे थॉमसन क्या बोले कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, मतलब भाग जाएगा। रदरफोर्ड बोले क्या ना, ऐसा नहीं होता है। फिर जे थॉमसन बोले कि भप नहीं होता है, करके दिखाओ हमको जरा नहीं होता है। तो बोला ठीक है हम करते हैं, आप देखिए। फिर से यही सारा एक्सपेरिमेंट सजाएं, और जब अल्फा किरण उधर मारे तो देख रहे हैं कि ये सीधे चल गया, सीधे चल गया, सीधे चल गया, कुछ डेविएट किया इस तरीके से। रदरफोर्ड बोला सर देखिए न कहाँ वैसा हो रहा है, आप बोले हैं कि आइटम भाग जाएगा या तो अल्फा किरण भाग जाएगा, यहाँ तो ससुरा अल्फा किरण बीचे बीच निकल जा रहा है, हल्का सा मुड़ता है। जे थॉमसन बोले जो भाई अब तो सब बड़ा आदमी होगा, नहीं अपना टीचर को साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। हालांकि एक टीचर का ये दिल्ली ख्वाहिश होता है कि उसका स्टूडेंट उसको गलत साबित करे। बात समझ आया? सोच के देखिए कि एक टीचर को उसका स्टूडेंट गलत साबित कर रहा है, मतलब वो कहाँ जाके उसका मतलब खुशी का उसको ठिकाना नहीं रहा। मैंने अंदर दिल से थोड़ा बोले वो रदरफोर्ड कि जो भाई अब तो सब बड़ा आदमी होगा, नहीं, लेकिन अंदर से वो बड़ा खुश थे कि हमारा स्टूडेंट हमारे सिद्धांत को गलत साबित किया, मतलब ये नेक्स्ट लेवल की ओर जा रहा है। और रदरफोर्ड आगे जाके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपको पता होगा। चलिए अब इनका मॉडल समझते हैं किस तरीके से क्या था इसमें। तो देखिए पहला जवाब तो यही है कि रदरफोर्ड जब इनसे पूछे जे थॉमसन से कि गुरुजी देखिए ना ऐसा नहीं हो रहा है, तो जे थॉमसन नहीं समझा पाए थे कि ऐसा काहे हुआ भाई, कि बहुत सारा अल्फा कण निकल गया, कुछ डेविएट किया और कुछ एकदम सीधे लौटा। इस सवाल का जे थॉमसन के पास कोई जवाब नहीं था। बात समझ में आया? तो यही देखिए पहला इनका मॉडल का दोष है कि रदरफोर्ड अल्फा परिकिरणन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकी। किस मॉडल के द्वारा? जे थॉमसन परमाणु मॉडल के द्वारा। जब रदरफोर्ड इनसे पूछे थे कि देखिए न गुरुजी अल्फा किरण को हम मारे हैं ना एक परमाणु पर, तो ये क्या हुआ है, सीधे बहुत सारा निकल गया, कुछ हल्का सा विचलित हुआ है, एगो एने सीधे आया है, ऐसा काहे हो रहा है? जे थॉमसन बोले भाई तो सब बड़ा आदमी होगा, नहीं अब हमरे सिद्धांत को गलत साबित कर रहे हो, ठीक है हम गलत बोल रहे हैं। मतलब इन रदरफोर्ड के सवालों का जे थॉमसन के पास कोई जवाब नहीं था। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है कि इस मॉडल के द्वारा, किस मॉडल के द्वारा? जे थॉमसन के मॉडल के द्वारा यह बात को नहीं समझाया जा सका कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को किस प्रकार से बांधे रखता, मतलब पकड़ के रखता है। यही बात को रदरफोर्ड आगे जाके समझाते हैं कि दोनों के बीच एक बल लगता है जिसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यही इनका दूसरा गलती था। जब इनसे सवाल किया गया अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कि अच्छा बताइए, आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव भी होता है, जो गोल्डस्टीन खोज किए थे, धनात्मक कण, आगे जाके उसी को प्रोटॉन कहेंगे, रदरफोर्ड ही, और आप बोल रहे हैं कि नेगेटिव भी होता है परमाणु में, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ल कैसे रहता है? बात समझ में आया? दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट कैसे रहता है, दोनों कैसे बंधल रहता है, दोनों के बीच क्या पाया जाता है, कौन सा बल पाया जाता है? तो इनके पास इनका कोई जवाब नहीं था ये सवाल का। और आगे जाके रदरफोर्ड समझाते हैं ये बात को कि एक प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक बल लग रहा है जिसको स्थिर वैद्युत बल कहा जाएगा। वही बात देखिए इनका दूसरा था कि इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझाया जा सका कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को किस प्रकार बांधे रखता है, मतलब दोनों कैसे जुड़ल रहता है, यह बात को नहीं समझा पाए थे। कौन? जे थॉमसन, या फिर उनका मॉडल बोल सकते हैं। चलिए तीसरा स्टेटमेंट सुनते हैं। कहता है कि जे थॉमसन से जब पूछा गया कि अच्छा ठीक है आप बता रहे हैं कि ये परमाणु है, इसमें बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव सगरो पड़ल रहता है इस तरीके से, आप इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, आप बोल रहे हैं कि इसमें धनात्मक कण भी पाया जाता है जिसका नेचर पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भी वजन होगा और इसका भी वजन होगा, तो परमाणु का वजन क्या होगा पूरे मिला के? बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का भी कुछ वजन होता है, आपको बताया है ना कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg वजन होता है। भाने ना के बराबर होता है, लेकिन वजन तो है ना भैया, परमाणु ना के बराबर है तो वजन भी ना के बराबर ही होगा, लेकिन कुछ तो वजन है।
तो जब इनसे पूछा गया कि बताइए एक एटम का कितना वजन होता है, तो जानते हैं जे थॉमसन क्या बोले? बोले कि वजन सगरो रहता है, जितना वजन यहां है उतना वजन यहां है, मतलब पूरे परमाणु पर वजन बटल रहता है। एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह पाया जाता है। अगर ई वाला पोर्शन काटिएगा तो कुछ द्रव्यमान घट जाएगा, ई वाला पोर्शन काट लीजिएगा तो कुछ द्रव्यमान घट जाएगा, ये वाला पोर्शन काट लीजिएगा तो कुछ द्रव्यमान घट जाएगा। जबकि ऐसा सीन नहीं है। आप भी जानते होंगे कि द्रव्यमान दुइये जगह दुइये चीज का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और ये बीचा में पाया जाता है जिसको रदरफोर्ड नाभिक कहेंगे। नहीं लग रहा सर? ये भी गलत बोल रहे हैं कि परमाणु का द्रव्यमान हर जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं है। परमाणु का द्रव्यमान केवल नाभिक में पाया जाता है। कहां? केवल नाभिक में। तो वही इनका देखिए तीसरा गलती था कि इस मॉडल में परमाणु का द्रव्यमान संपूर्ण परमाणु में समान रूप से बांटा हुआ माना गया, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया, जो कि क्या है? गलत है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि द्रव्यमान केवल और केवल नाभिक में होता है। कहां? नाभिक में, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर पढ़े होंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो नाभिक में पाया जाता है। क्लियर? चलिए चौथा स्टेटमेंट सुनते हैं। कहता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व को समझाने में असफल रहा। अस्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, एग्जिस्टेंस, ठीक ना? देखिए समझाने का प्रयास हम आपको करते हैं, समझिएगा। अस्थायित्व मतलब होता है स्टेबिलिटी। जे थॉमसन बोल रहे हैं कि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट रहता है, बस बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। सोच के देखिए भैया कि दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। दोनों के बीच क्या पाया जाता है, कौन सा बल लगता है जिसके कारण ये रहता है, ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं। नहीं लगता सर? ये तो वही बात हो गया कि एक रूम में एक सांप और एक नेवला, दोनों को छोड़ दीजिए और आप कहिए कि दोनों अंदर में जिंदा रहेगा। नहीं लगता सर? दोनों एक दूसरे को काट खोट के खत्म कर देगा। अगर दोनों को आप एक रूम में रखना ही चाहते हैं तो भैया पिंजड़ा में रखो ना, कौन रोक रहा है? दोनों को पिंजड़ा में बंद कर दो, आराम से सुरक्षित रहेगा। बात समझ में आया कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं? सांप और नेवला दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे का दोस्त थोड़ी है, ये दोनों भी तो दुश्मन है। नहीं लग रहा? जिस तरीके से ये दोनों मार काट के खत्म हो जाएगा, उसी तरीके से ये भी खत्म हो जाएगा। अगर बीच में कुछ नहीं रहा तो, बात समझ में आया कि अगर बीच में कुछ नहीं रहा तो जरूर ये दोनों मार काट के खत्म हो जाएगा। हमको पता है कि आप लोग को भी पता होगा कि बीच में स्थिर वैद्युत बल रहता है जो दोनों को अपने पोजीशन पर रखता है। जैसे यहां पिंजड़ा था जो दोनों को अपने अपने पोजीशन पर रखा था। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि एक रूम में एक सांप और एक नेवला को छोड़ दीजिएगा और दोनों जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, मर कट के खत्म होगा ही। वही बात यहां है। बीच में कुछ आप बता नहीं रहे हैं कि कौन सा फोर्स है, बस ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो दोनों क्या होगा? खत्म हो जाएगा। खत्म होगा तो एटम खत्म हो जाएगा। खत्म होगा तो क्या होगा? एटम खत्म होगा। एटम खत्म होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। दुनिया तो है, एटम तो है। इनका मॉडल अगर माना जाए तो दुनिया खत्म हो जाना चाहिए। बात समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देगा। यही खत्म हुआ तो एटम खत्म हो गया, और ये दुनिया एटम की बनी हुई है। दुनिया का कौन सा ऐसा चीज है जिसमें एटम नहीं है? हर चीज एटम का बना हुआ है। तो इनका मॉडल अगर माना जाए तो ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, एटम नहीं रहना चाहिए, एटम को नष्ट हो जाना चाहिए प्लस माइनस के चलते। लेकिन एटम तो है, ये दुनिया तो है। तो नहीं लग रहा सर ये गलत बोल रहे हैं? तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं, बस ये समझा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलत बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन बीच में एक बल पाया जाता है जिसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल, जो रदरफोर्ड बताते हैं। ये नहीं बता पाते हैं। तो नहीं बता पाते हैं तो गलती तो हो गया ना भाई आपसे। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आप ये भी बताइए कि पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के रखता है स्थिर वैद्युत बल, छटपटाने नहीं देता है दोनों को कि अपने अपने घर में रहो आराम से। पॉजिटिव को कहता है, प्रोटॉन को कहता है तुम नाभिक में रहो, और इलेक्ट्रॉन को कहता है कि तुम घूमते रहो। बात समझ में आया? दोनों के बीच एक बल लगत रहता है जिसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो नहीं लग रहा सर ये भी इनका मॉडल का गलती था कि ये स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, मतलब एग्जिस्टेंस को नहीं समझा पाए एटम का। तो वही देखिए इनका गलती था कि थॉमसन के परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व को समझाने में असमर्थ रहा। मतलब ये नहीं समझा पाए कि ये दुनिया क्यों बनी हुई है। अगर इनका सिद्धांत माना जाए तो दुनिया नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन दुनिया तो है, एटम तो है, इसके कारण इनका मॉडल क्या हुआ? तो गलत साबित हो गया।
चलिए इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल को। और रदरफोर्ड का मॉडल अगर समझिएगा ना तो नील्स बोर का मॉडल समझने में आपको बड़ा मजा आएगा। और जैसे नील्स बोर में जाइएगा तो केमिस्ट्री एक अपर लेवल में घुस जाता है। इसलिए दिमाग को थोड़ा कहिए आप कि अब मतलब समय आ गया है कि थोड़ा मानसिक तौर पर मजबूत हो जाएं। करते हैं कि इस वीडियो से आप ये समझे होंगे कि एनोड किरण क्या है और उसका खोज किस प्रकार से हुआ था और इसका प्रॉपर्टी क्या है और किस तरीके से ये कैथोड किरण से अलग हो जाता है। मतलब कैथोड किरण और एनोड किरण के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस यही है कि दोनों का विशिष्ट आवेश, कैथोड किरण का विशिष्ट आवेश अंदर वाले गैस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन एनोड किरण का विशिष्ट आवेश उस पर निर्भर करता है। कैथोड किरण में गैस बदलने के बाद कलर नहीं बदलता है, जबकि इसमें गैस बदलने के बाद इस साइड जो रेड ग्लो था वो बदल जाता है। ये इसका डिफरेंस था। साथ ही इसमें ये भी आप समझ गए होंगे कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है और उसमें क्या अशुद्धि था, किस कारण ये असफल हुआ था। और मुख्य रूप से इसमें जो गलती निकाले थे वो रदरफोर्ड थे, जो इन्हीं के साइंटिस्ट थे। इसके अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। और ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बिल्कुल सही होगा, उनके मॉडल भी एक साइंटिस्ट के कारण असफल होगा जिसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल, और रदरफोर्ड का भी इसका कोई जवाब नहीं होगा। जिस तरीके से रदरफोर्ड के सवालों का जे थॉमसन के पास कोई जवाब नहीं था, उसी तरीके से मैक्सवेल के सिद्धांत का जो सवाल उठा करेगा इनके सिद्धांत पर, रदरफोर्ड के सिद्धांत पर, उसका कोई जवाब नहीं होगा रदरफोर्ड के पास। अगले वीडियो में हम ये सब बात को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।